Hello students, myself Vishay Chatwani. I am a chartered accountant as well as assistant professor in government college. इन दिनों में हम कर रहे हैं आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 के लिए जो पेपर लिया उसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने जो पेपर लिया उनके क्या आंसर हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। चलिए, इससे आपको पेपर का लेवल पता लगेगा। कुछ आसान क्वेश्चन थे जैसे 101। इससे पहले हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं जो डिफरेंट वीडियोज़ में है। ये हमारा 6th वीडियो है। इसमें लिखा है इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 7 रुपी हैज़ बीन कॉल्ड एंड 3 रुपी इज बीइंग पेड हैज़ फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। वेल, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिकली एक शेयर है 10 रुपये वाला, उसमें कंपनी 7 रुपये मांग चुकी है। तो मान लेते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांग लिया है और फाइनल कॉल अभी बाकी है। 7 में से 3 रुपया सब्सक्राइबर दे चुका है, 4 रुपये वो नहीं दे पाया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होता है विद द कॉल्ड अप अमाउंट। तो ये 7 रुपये से डेबिट होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 7 रुपये से डेबिट होगा। तो सी इसका आंसर होगा या थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये 12th लेवल का क्वेश्चन था। ऑल दो अपन कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, द होल प्रोसेस ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डायरेक्ट स्टेजेस। The sequence is promotion, incorporation by registration, commencement of business, promotion, commencement, incorporation, incorporation, commencement, promotion. Okay, देखिए, अगर आप कंपनी का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले होता है प्रमोशन। सबसे पहले प्रमोटर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद होता है इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, सबसे पहले प्रमोशन स्टेज आती है। उसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जिनको फादर ऑफ कंपनीज कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक बिज़नेस आइडिया को सोचते हैं, उस बिज़नेस आइडिया को धरातल पे लाने के लिए वो एक्शंस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन की तैयारियां करते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, टेक्निकल पर्सन्स अपॉइंट करते हैं, फिजाबिलिटी स्टडी करते हैं। तो पहला स्टेज प्रमोशनल स्टेज होता है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज होता है, जहाँ पे आप एक फॉर्म भर के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनको आप कहोगे कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो। साथ में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स कंसेंट, जो आपने फ़ीस पे की है, जो आपको नाम अलॉट हुआ है, उन सब के आप प्रूफ उनको दोगे तो वो आपका नाम कंपनी रजिस्टर में लिख देंगे और आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। उसके बाद आप कंपनी बिज़नेस स्टार्ट करेगी। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको पब्लिक से पैसे लेने हैं तो आप वो करोगे। तो इस तरह से स्टेप रहते हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही मेरे हिसाब से आसान सा क्वेश्चन रहा। पहले आपकी प्रमोशनल स्टेज, देन इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलिए सर। वेल, अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a private limited company which is a subsidiary of a public company shall be deemed as public company। मतलब अगर जैसे कोई कंपनी है, वो है तो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लेकिन समझो कि इसके 50% से ज़्यादा शेयर किसी पब्लिक कंपनी के पास हैं। तो कोई कंपनी है से XYZ प्राइवेट लिमिटेड और उसके 55% शेयर किसी पब्लिक कंपनी के पास है, तो इस कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, फिर इसे प्राइवेट लिमिटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसा होल्डिंग कंपनी होती है ना, सब्सिडियरी कंपनी का भी कहें स्टैचर या कहें इसका स्टेटस, वैसा ही हो जाता है। आई रिपीट, जैसा होल्डिंग कंपनी का स्टेटस होता है, सब्सिडियरी कंपनी का स्टेटस भी वैसा ही होता है। इसीलिए इसका आंसर पब्लिक कंपनी आएगा। इसका आंसर ए आएगा। वेल, अगला क्वेश्चन है, राइट शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, होल्डर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा सी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो हमें पता है राइट शेयर्स में जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वर्तमान शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम ये ऑप्शन देते हैं। जब हम नया इशू निकालते हैं तो हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि भाई फर्स्ट चॉइस आपकी है, फर्स्ट राइट आपका है। अगर आप शेयर्स लेना चाह रहे हो तो हमसे ले लो, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप अपना राइट किसी और को दे सकते हो, और आप चाहे तो कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ख़ास तरह का प्रिविलेज देते हैं कि भाई ठीक है, आपने
शुरुआती समय में हमारा साथ दिया, इसलिए हम आपको शेयर फर्स्ट राइट आपका है, तो राइट शेयर दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसका जो आंसर रहेगा सर वो सी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक आप जानते हैं जब कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीद लेती है, जो शेयर हमने पहले इशू किया था उसे कंपनी ही खरीद लेती है, तो उसे बायबैक कहते हैं। बायबैक मस्ट बी अथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यस। स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड फॉर बायबैक, यस। मैक्सिमम बायबैक लिमिट इन एनी ईयर इज 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये भी सही है। शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप, ये सही नहीं है, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर। आप जिन शेयर्स को बायबैक करते हो दे मस्ट बी फुल्ली पेड अप, उन पे पूरा पैसा आ चुका होना चाहिए। और बाकी जो तीनों कंडीशंस हैं वो ये हैं कि बायबैक आप तभी कर पाएंगे जब आपके आर्टिकल्स में इस बात का प्रोविज़न हो, या आप उसके अंदर प्रोविज़न वो डाल दें, और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कम से कम 75% शेयर होल्डर्स पे अग्री हों, और एक साल में या एक बार में आप 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते, और शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना चाहिए, इसलिए फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व इज नॉट अवेलेबल फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो अगर आप लोगों को बोनस शेयर देना चाहते हो, फ्री में शेयर देना चाहते हो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ कर सकते हैं, हाँ। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, हाँ। कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप शेयर इशू या बोनस अकाउंटिंग देखोगे, जो अपना वो वाला टॉपिक होता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, कि कंपनी कैसे प्रॉफिट डिस्पोज करती है, तो आप देखेंगे कि कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है और कंपनी चाहे तो फ्री में शेयर्स दे सकती है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप फ्री में शेयर्स दोगे तो सोर्स कहाँ से आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से बनता है, उन सबको आप यूटिलाइज कर सकते हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो इसका आंसर रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी सी इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है 107, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच वर इशूड टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 2 per share payable on allotment. Application were received for 60,000 shares. Amount of security premium account will be. Well, आपने 50,000 शेयर इशू किए, वेरी गुड, और हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आई, ज़्यादा पैसा आया होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा जाएगा वो उतना ही जाएगा जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं। ठीक है, एक रूल होता है इशूड और सब्सक्राइब्ड विच एवर इज लेस। 60,000 एप्लीकेशंस आए हैं, अब उनमें से 10,000 एप्लीकेशन या तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट नहीं करेंगे तो उनका प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे, लेकिन जो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा वो उतना ही जाएगा जितना आपने सोचा था। तो 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपया आपका जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आसान सा ही क्वेश्चन था, और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस अमाउंट इज ट्रांसफर टू। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जैसे हम शेयर फॉरफिट करते हैं, मान लीजिए हमने शेयर फॉरफिट किया, तो एक ऐसी एंट्री हुई, शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरिया टू शेयर फॉरफिटेड, और हमारे पास यहाँ 4 रुपये है। इसका मतलब है हमने जब पुराना शेयर फॉरफिट किया तो हमें 4 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब आप चाहो तो 4 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन आपने मान लीजिए 3 रुपये डिस्काउंट दिया। ऑन री इशू यू गेव डिस्काउंट ऑफ 3 रुपी, तो अब आपका 1 रुपया बच गया। तो टेक्निकली इसे क्या कहा जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर री इशू पे जो लॉस हुआ है वो इस शेयर फॉरफिटेड वाले प्रॉफिट से कम है, तो इसका क्या किया जाएगा, तो ये 1 रुपया जाएगा सर आपका कैपिटल रिजर्व में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे ही इसको ज़बरदस्ती लंबा खींच रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का आंसर होगा। 12th क्लास में हमारा ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, वेल अगला क्वेश्चन कहता है कि ए लिमिटेड अक्वायर्ड अ मशीन ऑफ 6,60,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। A Limited discharged the consideration by issuing 12% debenture of 100 rupee each at a premium of 10%.
द नंबर ऑफ डिवेंचर रिसीव्ड बाय बी लिमिटेड विल बी। आसान सा क्वेश्चन है। हमने मशीन एक्वायर की, हमारा नाम ए है, हमने मशीन एक्वायर की, 6,60,000 रुपये तय हुआ। इतना अमाउंट हमें वेंडर को देना था और वेंडर का नाम बी लिमिटेड है। हमने बदले में उसे 110 रुपये के प्राइस पे डिवेंचर इशू किए। 100 का डिवेंचर है बट हमने उसको 110 पे इशू किया। अगर 0 से 0 कैंसिल करें तो हमें देखेंगे कि हमने उसे 6,000 डिवेंचर दिए। क्वेश्चन ये था कि बी लिमिटेड को कितने डिवेंचर्स मिले होंगे, नंबर्स पूछे हैं, तो 6,000 डिवेंचर्स उसे मिले होंगे। इसमें तीनों ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ये जस्ट चेक करने के लिए है कि आप कितना कन्विंस्ड हैं। हो सकता है कि आप घबरा जाए, नहीं 0 ज़्यादा आएगा वगैरह। तो इसमें साफ पूछा है कि बी लिमिटेड को कितने डिवेंचर्स मिलेंगे, तो 6,000 डिवेंचर्स मिलेंगे, जो कि इनमें ऑप्शंस में नहीं है। बिना घबराए इसका आंसर आपका डी रहने वाला है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर issued as a collateral security is paid on face value of debenture, issued price of debenture, no interest is paid up value of debenture। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑल्दो आसान पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखिए, जब कंपनी किसी से कुछ बोरो करती है, मान लीजिए हमने एक बैंक से 50 लाख रुपए बोरो किए और हमने उनके पास कोई चीज़ को गिरवी रखवाया, ऑफर किया। मान लेते हैं कि वो जो हमने चीज़ गिरवी रखवाई सिक्योरिटी, वो इनफ नहीं है, बैंक को सफिशिएंट नहीं लगती, तो हमने एज अ एडिशनल सिक्योरिटी डिवेंचर्स को गिरवी रखवाया। मान लीजिए कि अपन ने 60 लाख के 8% डिवेंचर्स को गिरवी रखवाया। तो याद रखिएगा कि हम इस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये जस्ट एक सपोर्टिंग सिक्योरिटी है, एक एडिशनल सिक्योरिटी है, ताकि बैंक को ज़्यादा सेफ्टी मिले और कल को हम उनका लोन ना चुकाएं तो वो डिवेंचर्स इशू करके या सेल करके या कोर्ट के थ्रू हमसे पैसा ले सकते हैं। इतनी सी बात है। हमने जो उनसे लोन लिया है, हमें इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे देना है। ये जो डिवेंचर हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा, बट अगला क्वेश्चन है कि इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल्ड, दे आर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप जानते हैं जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला टॉपिक है, जहां पे कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम करती है, कभी कभी वो उसे ओपन मार्केट से परचेज करती है। ठीक है, यानी ड्यू डेट पे रिडम्पशन नहीं होता, बिफोर डेट अपॉर्चुनिटी देखकर ओपन मार्केट से परचेज करते हैं। उसके बाद आपको ये पता है कि परचेज करने के बाद कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उसे कैंसिल कर देती है या वो उसे होल्ड करती है। और होल्ड करने के बाद आगे चल के या तो कैंसिल करती है या रीसेल करती है। ठीक है, ये बात अपने को मोटे तौर पे समझ में आती है। अब जब कोई कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को परचेज कर लेती है तो पैसा तो जाएगा, तो बैंक आएगा नीचे और ऊपर लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। अगर आपने एंट्री देखी हो ध्यान से तो ऊपर लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर टू बैंक, ये एंट्री होती है। इसलिए मैं इसका आंसर ए दूंगा। बाकी सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को खरीद लेती है तो एक तरह से असेट बन जाता है। और लेकिन करंट एसेट्स ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कंपनी अगले कितने महीने में उसे निपटाने का इरादा रखती है। तो करंट एसेट्स इसका आंसर कम अच्छा आंसर है। इन्वेस्टमेंट इसका स्ट्रॉन्ग आंसर है कि जब कोई कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है और कैंसिलेशन नहीं करती तो वो उसे एज अ इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है। ठीक है, सो ए इसका आंसर होगा। होप मैं आपको समझा पाया। According to the Companies Act 2013, profit and loss statement of a company is required to prepare in the format given in Schedule 3 Part 1, Part 2, Part 3, Table A। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन। देखिए हर कंपनी को अपने अकाउंट्स फाइनल करने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। उसका सेक्शन 129 है। 129 सेक्शन के अकॉर्डिंग हर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी। और जो पार्ट 1 है शेड्यूल 3 का, स्केड्यूल बोल दो स्केड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है उसमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है। तो 1 इज अबाउट बैलेंस शीट, सेकंड इज अबाउट P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L, एंड थर्ड इज अबाउट नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स के बारे में है। तो क्वेश्चन हमारा किस बारे में है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट कौन से स्केड्यूल में गिवन है या कौन से पार्ट में गिवन है। तो वो पार्ट सेकंड में गिवन है। ठीक है,
पहला पार्ट बैलेंस शीट, ऑल्सो नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ P&L, ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, एंड थर्ड नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, if the share of smaller denomination are converted in the share of higher denomination without changing the total amount of share capital, it is a case of consolidation। ठीक है, ये अपना कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है। उसमें जब हम छोटे डिनोमिनेशन वाले शेयर्स को हायर डिनोमिनेशन में बदलते हैं तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10-10 रुपए वाले शेयर हैं और ऐसे 10 शेयर को आप 100 रुपए के एक शेयर में कन्वर्ट कर देते हो तो इसे कहेंगे कंसोलिडेशन। और इसका उल्टा होता है सब डिवीज़न। जब आप एक हायर डिनोमिनेशन वाले शेयर को छोटे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करते हो तो वो होता है सब डिवीज़न, और स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। और चौथा बेकार सा ऑप्शन है, तो आप इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन कंसोलिडेशन आपको आराम से मिलेगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है, which of the following is not the source of redemption of preference share? Credit balance of P&L, general reserve, the proceeds of a fresh issue of share, the proceeds of a issue of debenture। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमें रिडम्पशन करना है, सपोज कीजिए कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए रिडम्पशन के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो देखिए, या तो वो पैसा इशू से आएगा और या वो पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस से आएगा। इशू में कौन सा इशू? शेयर के इशू से आएगा। इससे क्या समझ में आया कि प्रेफरेंस शेयर का अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हो तो या तो अपने प्रॉफिट्स रिजर्व्स का इस्तेमाल करो, पैसा कम पड़ता है तो नेसेसरी अमाउंट में शेयर इशू कर सकते हैं, तो डिवेंचर का पैसा इस पर्पस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फोर्थ इसका आंसर होगा, जो डिवेंचर इशू से प्रोसीड्स आती है that cannot be used for redemption। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 115वां क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी विशेष टू पे डिविडेंड ऑन शेयर, एक कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड देना चाहती है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज फॉर दिस पर्पस? प्रीमियम ऑन शेयर नहीं यूज कर सकते, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये भी यूज नहीं कर सकते, फ्री रिजर्व्स ये आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि अगर एक कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो जनरली तो करंट ईयर प्रॉफिट्स आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हैं तो आप पुराने प्रॉफिट्स या पुराने रिजर्व्स एंड सरप्लस भी यूज़ कर सकते हो। उसकी एक लिमिट होती है, उतना यूज़ कर सकते हो। या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको डिविडेंड पे करने के लिए अगर कोई ग्रांट दी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। सी को लेके मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि लैंड को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और वो कैपिटल प्रॉफिट होता है तो फिर वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, और कैपिटल रिजर्व इज़ नॉट फ्री फॉर पेइंग डिविडेंड। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी एंड डी आएगा। तो आई विल गो विथ सी, कि सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है कि आप जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व में से चाहो तो डिविडेंड दे सकते हो, उसकी कुछ मॉनेटरी कैप्स हैं या लिमिट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है सर, चलिए और देख लीजिएगा। The bill purchased or discounted become NPA if the bill remains overdue for a period of more than 90 days। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब आप बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि बैंक लोन देता है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, और बिल डिस्काउंटिंग करता है। ये कुछ तरीके हैं बैंक के उधार देने के। और जिन लोगों का टाइम पे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट आता है उनको बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स, और जिनका टाइम पे नहीं आता उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कितने दिन नहीं आता? तो जब बिल को ओवरड्यू हुए 90 डेज से ऊपर हो गए हैं तो फिर आपका वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 90 डेज आंसर आएगा। Under what heading would following items in list A appear in the balance sheet of company given list B? ओके, तो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है जहां अपन बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन सीखते हैं। कौन सा आइटम किस हेडिंग या किस सब हेडिंग में जाएगा? तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। हालांकि इंटेंजिबल एसेट नाम का कोई हेडिंग नहीं होता है वैसे तो, हाँ पर यूँ जरूर होता है कि गुडविल जो होता है वो नॉन करंट एसेट्स होता है, और उसके बाद फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो ये फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल माना जाता है। तो खैर ये तो बड़ा आसान था।
अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड हम नहीं पे कर पाए, वो करंट लायबिलिटी माना जाता है, OCL अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस पे कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए, वो अदर करंट एसेट्स OCA में जाता है। और कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा हमें शेयर होल्डर से नहीं मिल पाया उसे हम शेयर कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं, माइनस करते हैं, शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं। तो ठीक है, अगर मैं पहले पीछे से मिलाऊं तो D का मिलन हुआ है 4th के साथ, और सबसे पहले A का मिलना हुआ था 3rd के साथ। इनको देखना शुरू करें तो A3 और साथ में D4, A3 D4 ऐसा ऑप्शन मुझे यहाँ दिखा है। यस, यहाँ पे A3 D4। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है B1, तो B1 यानी अनपेड डिविडेंड इज अदर करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर C होने लगेगा। मिलाने वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, इसमें वो एक ही क्वेश्चन में आपकी काफ़ी सारी नॉलेज चेक कर लेता है और करने में भी थोड़े आसान ही होते हैं, क्योंकि 4 में से आपको 2 भी आते हैं तो काफ़ी चांस आपके बन जाते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, What would be the maximum remuneration rate on net profit computed as per the section 198 if there is only one whole time director? Well, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम याद करके जाते हैं कि 11% रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी में एक ही होल टाइम डायरेक्टर हो तो फिर 5% दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5% रहेगा। आप 5% रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। आपको पता है कि अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है तो आप 5% रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं इस तरह के तो आप 10% रेम्यूनरेशन दे सकते हो। किसी भी केस में आप 11% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। इस केस में इसने साफ कहा है देयर इज़ वन होल टाइम डायरेक्टर, तो इसलिए आप 5% दे सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं ऑलमोस्ट। 119 कहता है गिवन paid up value of an equity share is 50, normal rate of return 8%, expected future dividend rate 4%, what is the value of an equity share under the yield method? वेल ये क्वेश्चन है शेयर वैल्यूएशन वाले टॉपिक का। शेयर वैल्यूएशन में एक होता है आपका नेट असेट मेथड, उसमें आप बैलेंस शीट के बेस पे आप अपनी इंटरनल वैल्यू निकालते हो, और एक होता है इनकम के बेसिस पे यील्ड वैल्यू निकालना। अब आप ध्यान से समझिए, नॉर्मल रेट इंडस्ट्री की है 8%, सब लोग 8% कमा रहे हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल। और आपने जो डिविडेंड प्रॉमिस किया है जो देने वाले हो वो है 4%, विच इज़ वेरी पुअर, क्योंकि आप इंडस्ट्री जितना भी नहीं दे रहे हो, इनफैक्ट आप इंडस्ट्री से आधा दे रहे हो। तो आपका शेयर भले ही बैलेंस शीट में 50 रुपये दिखता हो, भले उसकी फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू 50 दिखती हो, लेकिन शेयर बाजार की नज़र में उसकी वैल्यू 25 रुपये मानी जाएगी। ये यील्ड वैल्यूएशन है जो कि इनकम के बेसिस पे होता है। फर्दर इसमें डिविडेंड, अर्निंग, इस तरह से चीज़ें देखी जाती है। इस क्वेश्चन में डिविडेंड रेट दी हुई है जो कि इंडस्ट्री से जस्ट हाफ है, तो आपकी शेयर की वैल्यू भी आधी मानी जाएगी, 25 रुपये आपका शेयर का मूल्य माना जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। Which of the following statement is false regarding the internal reconstruction of company? तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट है। फर्स्ट है, अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी रिमेन्स एज इट इज, ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर इज चेंज। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू कहा है, क्योंकि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन। उसमें आपकी शेयर कैपिटल या तो कम कर दी जाती है या उसमें चेंज कर दिया जाता है, आपकी कंपनी बनी रहती है, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं होता। फर्स्ट ट्रू था। सेकंड, आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मे कम आउट ऑफ द लॉस पोजीशन एंड एंटर्ड द पोजीशन ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट्स। ये भी ट्रू है। देखिए कोशिश यही होती है, मकसद भी यही होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक तरह की इंटरनल सर्जरी होती है। लॉस को हम सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि अब कंपनी की थोड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर को हल्का लाइटन किया जाए ताकि कंपनी प्रॉफिट्स में आ जाए। आए या ना वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही की जाती है, तो ये ट्रू है। थर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज एप्लीकेबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल गलत है सर, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है इट इज़ रिलेटेड टू अमालगमेशन, तो वी आर डिस्कसिंग हियर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हमें वैसे मिल गया है। वैसे बाय द वे फोर्थ है, अ कंपनी मस्ट पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल अंडर इन। हाँ,
अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के तहत अपनी कैपिटल में कमी करनी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग लेनी पड़ेगी, बाद में कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ते हैं। अभी के लिए फॉल्स स्टेटमेंट ये है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे AS 14 अप्लाई होता है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आंसर होगा सी। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक लगा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसी साथी के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर के लिए इस तरह के पेपर बनाता रहूँगा। हालांकि अभी तो ये पुराना वाला ही पेपर जो आया है एग्जाम में वो चल रहा है, तो आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।